नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है तो बड़ौली साहब के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं क्या? ये सोचना मेरा काम ही नहीं है। नायब सिंह सैनी को लेके बार बार डमी सीएम क्यों कहा जाता हरियाणा की जनता पूरे विपक्ष को डमी बताने का काम कर रही है। मनोहर लाल जी का हरियाणा में क्या बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है? हरियाणा के हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, इतने लोगों के साथ काम किया है। सीएम ने कहा मैं तो चपरासी की भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये बिल्कुल कोई बात इस प्रकार ऐसा कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं हुई। राम कुमार गौतम आपकी की पार्टी के विधायक है, कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। कहीं उसको दिखाई दिया होगा तो उसने सच बोल दिया होगा। आपके कार्यकर्ताओं के, आपके नेताओं के काम वाम हो रहे हैं? बड़ी जनता के काम होने चाहिए, कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने चाहिए। संकल्प पत्र में शायद आपने ये लिखा था कि हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपए महीने दिए जाएंगे। हमने उसमें पात्र शब्द भी जोड़ा था। मैंने तो पढ़ा नहीं पात्र नहीं, शब्द। वो तो उसमें हमारा एक डर भी है महिलाओं के जहन में कि अगर हम 2100 रुपये महीना ले लेंगे तो जो हमारी एनुअल इनकम है फैमिली की, सालाना आय जो पूरे परिवार की है वो बढ़ जाएगी, और अगर वो बढ़ गई तो फिर हमें राशन नहीं मिलेगा। 3200 रुपये उनको मिलते हैं तब भी राशन मिलता है, 2100 रुपये में कैसे कट जाएगा? अभय चौटाला को बार बार आप लोगों की बी टीम क्यों कहा जाता है? कुछ सांठगांठ है अभय चौटाला के साथ? अभय चौटाला तो हुड्डा साहब को बी टीम बताता है। दुष्यंत चौटाला पे आपको तरस नहीं आता है? नहीं, तरस तो क्या है, तरस तो जनता ने करना है। तो कांग्रेस पार्टी को डिसिप्लिन का कोई पाठ पढ़ाना चाहेंगे आप? नहीं, उनको कोई नहीं पढ़ा सकता, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। विद साहब अगर ये सपना देख रहे हैं कि वो सीएम बने तो पूरा होगा कभी? सपना देखना कोई बुराई थोड़ा ही है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप अपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं, कार्यकर्ता बोलेंगे। नमस्कार, टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता देख रहे हैं आप। लगातार हरियाणा की राजनीति में तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो प्रदेश की जनता ये सोच रही कि आखिर इनका जवाब क्या है। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पे लगातार काम कर रही है, कांग्रेस कुछ विषयों को लेकर सवाल उठाती है, लेकिन फिलहाल अभी खुद में ही बहुत उलझी हुई है। एक सुलझी हुई पार्टी, और उस सुलझी हुई पार्टी के सुलझे हुए प्रदेश अध्यक्ष आज हमारे साथ टू द पॉइंट में खास मेहमान के तौर पे हैं, जिनसे तमाम सवाल होंगे। और हरियाणा की राजनीति, हरियाणा की सरकार, हरियाणा का विपक्ष किस तरह से काम कर रहा है, और हरियाणा बीजेपी की आखिर आगे की प्लानिंग क्या है, तमाम चीज़ों को लेके बात होगी। हमारे साथ आज टू द पॉइंट में खास मेहमान हैं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली साहब। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रतिभा दत्ता जी का, बहन जी का, आप सोनीपत में आए और टू द पॉइंट प्रोग्राम में टू द पॉइंट ही जवाब देने हैं आपको आज। कहीं घुमाना नहीं है, वो नेताओं वाली जो आदत होती है ना, वो वाली थोड़ी सी बचनी पड़ेगी आज आपको, क्योंकि टू द पॉइंट बात करेंगे। मेरी आदत है टू द पॉइंट बात करने की। चलिए ठीक है, देखते हैं कितनी टू द पॉइंट बात होगी, और फिर जनता डिसाइड करेगी कि आपने कितने टू द पॉइंट आंसर्स दिए हैं। सबसे पहला सवाल जो पूरे सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है, नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है तो बड़ौली साहब के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं क्या? कि रहेंगे, हटाएगी पार्टी, किसी और को बनाएगी, क्या करेगा, क्या चल रहा है आपके जहन में? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसमें मेरी बात नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी स्तर पर कोई भी पार्टी जिम्मेवारी देती है ना, उसकी धड़कनें बढ़ती है ना घटती है। अच्छा, जो जिम्मेवारी दी उस काम पर लग गए, तो बिल्कुल स्थिर है, एकदम धड़कनें शांत, एकदम स्थिर है। हमें किसी भी प्रकार का इस प्रकार की चिंता ही नहीं होती। अच्छा, संगठन सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देता है, और संगठन जो तय करता है उस काम को अब करते हैं। लेकिन क्या लग रहा है, बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर, या पार्टी कुछ और फैसला ले? ये सोचना मेरा काम ही नहीं है। अच्छा, सोच ही नहीं रहे? सोचने का ही काम ही नहीं है ये। पर लेकिन होता है ना, ऐसा स्वाभाविक है कि देखें कि अरे ये पद तो मेरे पास है, इनका नाम चल रहा है, इनका नाम चल रहा है, कुछ सुख बुगाहट तो दिल में होती है। तो मेरे ही, वो भी कोई दूसरे थोड़ा ही। तो अगर किसी और को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे बिठा दिया तो फिर बड़ौली साहब क्या करेंगे? जो पार्टी काम देगी वो करेंगे। काम पार्टी ने देना, मैं प्रदेश अध्यक्ष मैं खुद से नहीं बनाऊंगा। हाँ। पार्टी ने बनाया है, और पार्टी जब तक बनाएगी जब तक रहेंगे, जब पार्टी दूसरा काम देगी दूसरा करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग में सिखाते हैं क्या आपको बीजेपी को कि भाई कुछ भी हो जाए अनुशासन में रहना है, बात चाहे नेताओं के बीच में बैठ के कुछ भी कह दो, लेकिन मीडिया के सामने जाके कहना है जो पार्टी जिम्मेदारी लगाएगी वही करना है? अब मीडिया में तो बहुत कुछ चलता है, अब मीडिया से हमारी पार्टी थोड़ा ही चलेगी।
हमारी पार्टी तो पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता उनके अनुसार चले। नहीं, लेकिन ट्रेनिंग का पार्ट होता है क्या आप लोगों की ये नहीं, कि मीडिया के सामने आके दिखाना है कि पार्टी एकजुट है, कोई मनभेद कोई मतभेद नहीं है? ये तो एक पार्टी के जो स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं उनका शुरू से ही ऐसा स्वभाव रहता है और वो उसी स्वभाव से काम करते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता। एक आपके विपक्ष वाले हैं हरियाणा में, कांग्रेस वाले, अब उनको तो पद मिले ना मिले उससे पहले ऐसी महाभारत छिड़ जाती है उस पार्टी में कि जूते लठ सब कुछ बच जाता है। नहीं, वो जो पार्टियां की आप बात चर्चा कर रहे हैं वो पार्टियों परिवार की पार्टियां हैं, वो अपने अपने परिवार को सेट करने में लगे रहते हैं, चाहे कोई भी हो, जिसको जो जिम्मेवारी मिलती है वो उसको अपने परिवार का समझना शुरू कर देता है। और बीजेपी में और कांग्रेस में या और जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं वो अपने क्षेत्र की बात करते हैं, उनका एक लिमिट है। और जो राष्ट्रीय सोच रखते हैं, तो जो राष्ट्रीय सोच की पार्टी कांग्रेस पार्टी अपने आप को मानती थी, आज उनकी राष्ट्रीय सोच नहीं है, उनकी पारिवारिक सोच है और उसी प्रकार के उनके नेता उसी प्रकार का वो काम करते हैं। आरोप तो आप लोगों पे बहुत लगाते हैं वो। आरोप लगाना तो कांग्रेस की आदत बन चुकी है और झूठ को गढ़ना और झूठ को बोलना और उस झूठ को सच करने में ही लगे रहते हैं, काम करने की उनकी आदत खत्म हो चुकी है। अच्छा, आप लोगों ने तो अच्छा खासा संगठन बनाया, पन्ना प्रमुख तक, और हर दिन ना जाने कितने संगठन को लेके कार्य करते रहे। उन बेचारों ने अभी मसा संगठन बनाने की कवायद शुरू की, प्रदेश अध्यक्ष अभी दिया, एलओपी अभी कुछ दिन पहले हरियाणा को मिले हैं। तो आप लोगों को हजम नहीं हो रहा है क्या? वो कह रहे हैं भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने, ये सीएलयू सीडी कांड को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी, ये द्वेष की भावना से बीजेपी वाले काम कर रहे हैं क्या? उसने जो जिस समय वो आरोप उस पर लगे थे उस समय कोई हमारे कहने से किया था क्या? वो तो उन्होंने किया, जो जैसा करेगा उसके आगे आ जाएगा। तो वो फिर आपका नाम क्यों ले रहे हैं? ये बीजेपी वालों ने कर दिया, द्वेष की भावना से कर दिया, बदले की भावना से कर दिया। एक जांच का विषय था, वो पेंडिंग था। वो उस एजेंसी ने जो सरकारी एजेंसियां जिनकी जांच की जिम्मेवारी है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस जांच को थोड़ा आगे सरका दिया। तो आप लोगों को कोई प्रेशर तो नहीं था ना? प्रेशर किसी हमें तो किसी बात का प्रेशर ही नहीं। उन्हीं के नेताओं ने वही मुद्दा उठाया। बीजेपी के तो किसी नेता ने मुद्दा नहीं उठाया, मुद्दा उन्होंने ही उठाया। उन्होंने खुद मुद्दा उठाया, खुद से एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच अधूरी थी उनके ध्यान में आया, उन्होंने आगे सरका दिया। इतना सा छोटा सा काम है। अच्छा, मतलब राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने तो फिर एंटी करप्शन ब्यूरो को लगा रही है तो पेंडिंग कार्रवाई तुरंत कर देते हैं। किया तो कांग्रेस वालों ने ही है ना, शोर तो कांग्रेस वालों ने ही मचाया है। सबसे पहले अभय चौटाला ने शोर मचाया, पहले भी मचाया था, फिर दोबारा से सीडी जारी की और बताया कि भाई उन्होंने जिस प्रकार से किया तो चीजें हुई आगे। उसमें बीजेपी का क्या रोल है? अभय चौटाला को बार बार आप लोगों की बी टीम क्यों कहा जाता है? कुछ सांठगांठ है अभय चौटाला के साथ? अभय चौटाला तो हुड्डा साहब को बी टीम बताता है। अब वो हुड्डा साहब को पूछेंगे तो वो चौधरी वीरेंद्र सिंह को बी टीम बता देगा, वीरेंद्र सिंह से पूछेंगे वो शैलजा को बी टीम बता देगा। बी टीम बताना अपनी बात को कहने के लिए वो बी टीम किसी को भी बता। आप लोगों की बी टीम है क्या कोई? भारतीय जनता पार्टी अपने विचार से काम करती है, वो जो दूसरी पार्टियां वो अपने विचार से काम करती हैं, लेकिन वो इस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास जरूर करते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं। राहुल गांधी ने कई बार क्या क्या बोला है, एसआईआर का मुद्दा किस प्रकार से उठाया है, बिहार चुनाव के अंदर किस प्रकार से बयानबाजी की है, किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के बारे में शब्दों का चयन कितना शर्मनाक। फिर स्वर्गीय माता जी जो आज इस दुनिया में नहीं, वो सबके हैं और उनके बारे में इस प्रकार की राजनीति करना वो कांग्रेस की तो बहुत पुरानी आदत है। और अभी आपने ताज़ा देखा है ना, अभी 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने का काम किया, उनका फर्ज बनता था वो जाते वहाँ अगुवाई करते, माल्यार्पण करते, उनको अपना नेता बताते। उन्होंने तो छोड़ दिया, वो देश के नेता थे। इस देश के लिए किसी भी महापुरुष ने कोई भी काम किया है, भारतीय जनता पार्टी उन सब का सम्मान करती है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे किसी और दूसरी पार्टी के हों। देश के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है, देश के लिए अच्छा काम करने वाला, उसको याद रखना चाहिए
उसको आदर्श के रूप में मानना चाहिए और उसको समय समय पर याद करते रहना चाहिए। आप ये कह हमारी रहे हैं कि जिम्मेदारी। कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वो सम्मान नहीं दिया जो देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेसी ये कहते हैं कि आप बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सम्मान नहीं कर रहे, आप उनका अपमान कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई 5 चीजें हमने पंच तीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम किया है। कभी कांग्रेस पार्टी ने या कहीं जो बाबा साहब का नाम लेके राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्होंने तो कभी उन्होंने जगह जगह हाथी लगाने का काम जरूर किया, उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो, लेकिन जो उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, उनको जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी, हमने 5 तीर्थ के नाम से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक बाबा भीमराव अंबेडकर को देखने वाले उनके अनुयायी तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन उनको भी पता चलेगा कि ये जो काम किया है ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो मनोहर लाल देश जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के उन सभी महापुरुषों के लिए काम करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है। मनोहर लाल जी के एक बयान को लेकर खूब हो हल्ला हुआ, आपको लगता है कि वाकई में विपक्ष ने उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया? वो हमारे माननीय मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आज केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है और वो मीडिया में भी आया है, उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। तो विपक्ष जो का उन्होंने ही जो जिस नहीं मोटिव विपक्ष था वो जिस प्रकार से भी उन्होंने सारी चीजें स्पष्ट की है, उनका बोलने का भाव क्या था, वो आगे पीछे की चीज को हटा के फिर उसको प्रस्तुत कर देना, ये भी बहुत सारे लोगों की कलाकारी है। कलाकारी आजकल ये भी चल रही है, हर कोई डमी सीएम। प्रदेश में इतनी बारी किसी ने डमी सीएम शब्द सुना नहीं होगा जितना आजकल सुनने को मिल रहा है। नायब सिंह सैनी को लेके बार बार डमी सीएम क्यों कहा जा रहा है? और आपने बतौर प्रदेश अध्यक्ष क्या इसको लेकर कुछ इस पे काम करने के लिए आप बात करी? आज पूरी जनता, हरियाणा की जनता पूरे विपक्ष को डम्मी बताने का काम कर रही है। जब उनको लगा कि पूरी जनता, हरियाणा की जनता कांग्रेस वालों को डम्मी बता रही है, अबे चौटाला को डम्मी बता रही है, जितने विपक्ष के नेता वो अब एक किस्म से बेरोजगार हो गए हैं, कोई मुद्दा नहीं है, वो सब डम्मी साबित हो रहे हैं, कोई काम करते नहीं, विपक्ष की भूमिका निभाते नहीं, तो उसी में से जब हरियाणा की जनता उनको डम्मी बता रही है, लेकिन वो कुछ गुणे चुने लोग हैं, 1-2 लोग हैं, वो इस प्रकार की भाषा बोलता है। आज हरियाणा में जिस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जिस 3 गुना गति के साथ विकास के काम आगे बढ़, कोई भी ऐसी जब भी चुनाव हुए हैं, अपना संकल्प पत्र पार्टी या सब जारी करती है। हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया और 217 वायदे हमने अपने संकल्प पत्र में किए। पहली ऐसी तीसरी बार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं, मंत्रिमंडल शपथ लेता है और मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ही 25,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करते हैं। कितनी बड़ी बात है, कभी किसी ने सोचा नहीं। और वही लोग, मैंने 3 दिन पहले एक पत्रकार ने मेरे से सवाल किया कि आज तक जो है 10,000 नौकरियां दी हैं, इतनी बड़ी झूठ बोल देते हैं। 25,000 नौकरियां तो पहले ही दिन दी हैं, सब पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उनको 25 की भी 10 दिखाई देती हैं। अब उनको दिखने में कमजोरी है, उनको समझने में कमजोरी है, तो जनता उनको डम्मी बता रही है। और तो ये जो डम्मी वाली बातें, ये सारी हवाई हैं। ये तो एक बोलने का कुछ है नहीं उनके पास। और आज हरियाणा में कितनी अच्छी सरकार चल रही है, विकास के काम हो रहे हैं। आज ही हरियाणा का 59 वर्ष पूरे हुए हैं, 60वें वर्ष में प्रवेश किया है। और आज हरियाणा में 2 बड़ी स्कीमें लागू की है। आज पेपरलेस ई रजिस्ट्री का कितना अच्छा कंसेप्ट है, उसमें भी कोई ना कोई बुराई ढूंढने का काम करेंगे। कोई सुझाव कभी नहीं आता, विपक्ष की जिम्मेवारी है कि सरकार को सुझाव दे। लेकिन विपक्ष तो भी अच्छे से काम कर नहीं रहा है ना। विपक्ष तो बस कुछ बातें उठा लेता है, कभी कभी कर लेता है। आप लोग विपक्ष में होते थे तो बताते थे कि विपक्ष क्या काम कर सकता है। विपक्ष की भूमिका पॉजिटिव होनी चाहिए, सरकार को जगाने की होनी चाहिए। उनका कोई ऐसा भाव ही नहीं रहता है और वो हमेशा अपनी बातों में उलझे रहते हैं, अपने आप को स्थापित करने में लगे हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद संदीप वाल्मीकि ने सीएम साहब से मुलाकात की, बाहर आए और जो एक स्टेटमेंट दिया जिसमें ये कहा गया कि सीएम साहब कह रहे थे कि सस्पेंड कर दो,
खुल्लर साहब ने कहा नहीं, सस्पेंड कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो डमी सीएम है। सीएम ने कहा मैं तो चपड़ासी की भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये बिल्कुल कोई बात इस प्रकार ऐसा की कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं हुई। हम कितनी बार साथ रहते हैं, कभी अगर कोई मुख से बात आएगी उसी के सामने आएगी वो बात। पूरे हरियाणा प्रदेश के विधायक हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कितनी बार हम बैठ के करते हैं, मतलब स्पेशल उसी के सामने वो बात कहेंगे। तो आपने इस बयान के बाद, मतलब ये बयान पूरा झूठा है, पूरा 100% झूठा। इस बयान के बाद आपने सीएम साहब से बात की, नायब सिंह सैनी साहब से, कि ये क्या बयान मैंने दिया जा रहा है? उनके साथ जो रवि लड़का कुंडली का ही है, हमारी विधानसभा में है, हमने तुरंत उससे बात की, उसने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अब वो झूठ, अब तो संदीप इतना बड़ा का जो झूठ बयान, अगर कोई सीएम के खिलाफ बोल रहा है, अब पूरा पब्लिक डोमेन में इतनी बड़ी बात, अगर इतनी बड़ा एलिगेशन सीएम साहब के ऊपर लगा रहा है, तो एज अ पार्टी संगठन आपने कुछ निर्णय लिया, फैसला किया कि भाई इस व्यक्ति के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए? अठावले जी ने बयान दिया, अठावले जी ने बयान दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं। अठावले जी की भी बयान की है, लेकिन अब वो झूठी बात है, उस झूठी बात को पीटने का फायदा क्या होता है? अब उसकी बात तो नेता तो कहते हैं ना झूठी बात और डेफेमेशन का केस उस आदमी का जिस प्रकार का आचरण, कैरेक्टर पूरी दुनिया को पता है, हमें कहने की क्या जरूरत है? किस प्रकार से वो पार्टी में मंत्री रहा, उस पर किस प्रकार के उसका आचरण रहा, वो सारा सबको पता है। अब ऐसी भाषा हमारी बोलने की आदत नहीं है, हम बोलते नहीं है, जो जैसा है वैसा दुनिया को दिखता है। ये समाज शीशा है। तो मतलब आप कह रहे लोगों को पता है, हरियाणा के लोगों को पता है कि संदीप वाल्मीकि ने जो कहा वो सरासर झूठ था। हर आदमी को पता है, हर पॉलिटिकल, किसी दूसरे पॉलिटिकल आदमी ने उसकी बात को वेट नहीं दिया, किसी मीडिया ने वेट नहीं दिया। कुछ लोग हैं वो थोड़ा बहुत करते हैं, को अपना चैनल चलाने के लिए करता है, कोई छोटा यूट्यूबर है वो अपने उसको अपनी लाइक बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन सीएम के बारे में कोई इतनी बड़ी बात बोले तो वो बड़ी खबर होनी चाहिए हर किसी के लिए, और अगर ऐसा बोला भी है तो एज अ पार्टी आपको उस पर संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो बोलने का, उनका काम का सबको पता है। ऐसा कभी बोल, और कभी भी देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए हैं, क्या किसी मुख्यमंत्री को ये बात कभी हो सकती है ऐसा? अगर मुख्यमंत्री कोई बात कहे रो ना हो, मुख्यमंत्री राजा होता है। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री के पास सारी पावर होती है, किसी की हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री की बात को काट दे? कोई मुख्यमंत्री से ऊपर हो सकता है? जब कोई हो ही नहीं सकता तो उस झूठ बात का किसको जचेगी? वो झूठ है, झूठ 100%। तो इसलिए आपने कहा कि छोड़िए कीचड़ में क्या पत्थर मारना, जो झूठ बोल रहा है बोलते रहिए। वो कितने दिन बोलेगा झूठ? कब तक बोलेगा झूठ? झूठ के कोई पैर तो होते नहीं होते हैं, और वो झूठ थोड़ा बहुत चलता है, फिर अपने आप अच्छा सच्चाई दूर तक जाती है। सरकार और संगठन दोनों पैरेलल ही चलते हैं, और जब से नायब सिंह सैनी साहब सीएम बने हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे, हम देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही पैरेलल चल रहे हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हर प्रोग्राम में। जहाँ पे सीएम साहब फ्रेम में दिखते हैं वहाँ पे बड़ौली साहब भी फ्रेम में दिखते हैं। तो ये ट्यूनिंग इतनी बेहतर, इतनी अच्छी। सरकार का कोई काम होता है तो वो सरकार के मुखिया है, मैं पार्टी का मुखिया हूँ, तो साथ तो रहना ही चाहिए, और साथ रहने से कोई कमी नहीं होती है, उससे तो अच्छा ही होता है। और जब भी चुनाव आता है तो जनता के बीच में तो पार्टी वादे करती है सारी। हमारा संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जारी किया। उन्होंने जो वायदे किए, जनता से वायदे किए, वो जिम्मेवारी सरकार की पूरा करना, और सरकार को जगाते रहना संगठन की जिम्मेवारी है। हम सरकार को जगाते रहते हैं, सरकार से नहीं मिलेंगे तो काम कैसे पूरे होंगे? लेकिन बिल्कुल ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, और सारे प्रदेश में लोग कहते हैं कि बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लग रही है। आपसे पहले जो जोड़ियां काम करती रही हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे, उनका तालमेल इतना बेहतर नहीं था। चाहे बात पहले भी खूब बेहतर था, बहुत अच्छा था, लेकिन पहले तो बेहतर इतना तो नहीं था। मनोहर लाल जी के समय की बात कर लीजिए, जब ओम प्रकाश धनखड़ साहब अध्यक्ष थे, तब ट्यूनिंग खास अच्छी नहीं थी। बहुत बढ़िया ट्यूनिंग थी, नहीं अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन वो इस प्रकार से प्रस्तुति ऐसी कर दी, मतलब प्रस्तुति कर दी, जब कोई बात आपसे पूछे तो आपका प्रस्तुति कर दी, झूठी ऐसी, मतलब एक परसेप्शन, झूठ का परसेप्शन बना के खड़ा कर दिया। मैं धनखड़ जी के साथ प्रदेश महामंत्री की जिम्मेवारी थी, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जितने भी प्रोग्राम होते थे, संगठन के नाते मेरी जिम्मेवारी थी। कहीं भी प्रोग्राम होते थे, सरकारी प्रोग्राम होते थे, तो मेरी ड्यूटी होती थी, संगठन के नाते होती थी।
और हम हर चीज़ जो है सारी बातचीत करके सारे काम होते थे। लेकिन वो परसेप्शन कुछ लोगों ने ऐसी बना दी कि टकराव है और ये टकराव है, वो टकराव, कोई टकराव था नहीं, मतलब कोई टकराव था नहीं, लेकिन वो पक्का टकराव टू दिखा द रहे हैं। पॉइंट बोल रहे हैं आप, लोग जज करेंगे। बिल्कुल। और बीजेपी पार्टी में कोई कभी टकराव नहीं होता। आपने देखा होगा, चाहे किसी भी प्रांत की बात करें आप, मतलब चाहे बीजेपी हमारे वाले, इतना तो मैंने देखा है, सामने से भले ही कुछ ना बोले, अंदर ही अंदर कुछ जो भी गणित बैठाना होगा बैठा लेंगे, लेकिन सामने से आके नहीं बोलेंगे कि भाई ये चीज चल रही है। कैमरे के सामने तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये तो बीजेपी में कभी ऐसा चलता नहीं। बीजेपी में कोई भी निर्णय एक व्यक्ति नहीं करता है। तो अच्छा, तो बार बार ये स्पष्ट है, सबको पता है। हमारा छोटे से छोटा निर्णय और बड़े से बड़ा निर्णय हमारा प्रदेश का होगा, प्रदेश में चिंतन मंथन होगा, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर उसका फैसला होगा। तो सबकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है, सामूहिक निर्णय होते हैं। हमारी पार्टी तो एक विचार के साथ चलती है। तो मनोहर लाल जी का हरियाणा में क्या बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है? क्योंकि ये सवाल हर किसी के जहन में है और लोग सोचते हैं कि भाई मनोहर लाल जी केंद्र में चले गए, लेकिन हरियाणा से उनका दिल भरा नहीं है, बस हरियाणा में ही रहना चाहते हैं वो। नहीं, हरियाणा, वो हरियाणा के हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, इतने लोगों के साथ काम किया है। अब एकदम से कैसे, मतलब अब वो हरियाणा के नहीं रहेंगे? हरियाणा का प्रेम कम कैसे हो सकता है? लेकिन कोई सरकार की बात करे वो गलत बात है। सरकार में कभी दखलंदाजी है नहीं। अच्छा, सरकार नायब सिंह सैनी चला रहे हैं, फैसले अपने आप ले रहे हैं और तमाम चीजों में भले ही राय मशवरा कर ली जाए। राय मशवरा तो 100% करते हैं। राय मशवरा मैंने बताया ना, हम मुख्यमंत्री जी कोई बात करेंगे वो पूछेंगे ना, एक्सपीरियंस जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उससे पूछना कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कोई ये कहे कि वो चलाई सब कुछ मनोहर लाल जी ये अब कुछ लोगों को कोई बात चलाने का टेस्ट है उनका, वो चलाते रहते हैं। क्योंकि कहा जाता है ज्ञान जहाँ से भी मिले ना बटोर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। अगर कहीं पे फंसो तो हेल्प ले लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी का सिस्टम है ये, हमारे पार्टी का कोर ग्रुप बना रहता है और वो चर्चा करते हैं, तभी निर्णय करते हैं आखिरी। और उसमें मनोहर लाल जी भी हैं, उस निर्णय करने की टोली में है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो अलग से, हमारा जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, हमारे सह प्रभारी के बगैर पूछे कोई काम थोड़े करते हैं, उनसे ही पूछते हैं। हमारे संगठन मंत्री हैं, हमारे फिर राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो आगे टीम है पूरी, हर चीज़ की जानकारी दे के हम काम करते हैं। तो मतलब सबको लूप में रखना पड़ता है, उसके बाद चीज़ें होती हैं। नहीं, होता ही, हमारा सिस्टम ही ये है। बीजेपी का सिस्टम यही है कि हम ऐसे ही सामूहिक निर्णय करते हैं और बैठ कर हर चीज़ की चर्चा करते हैं। 1 नवंबर से 2100 रुपये जो बहुत बड़ी घोषणा थी और वादा था आप लोगों का, महिलाओं के खाते में आ गए, लेकिन इसको लेके एक चिंता भी है बड़ौली साहब। ये कह रहे थे कि जो पात्र महिलाएं, एलिजिबल जो फीमेल्स हैं इस योजना के फर्स्ट फेज़ के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 16-17 लाख के आसपास उनका नंबर है, लेकिन अभी जो 2100 रुपये 1 नवंबर से आपने लोगों के अकाउंट में डाले हैं महिलाओं के, उसकी संख्या 5,22,166 के आसपास ही रही है। तो ये जो एलिजिबल फीमेल्स में भी इतना भारी अगर हम देख रहे हैं कि गिरावट है, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनके पास भी नहीं जा रहा है, तो ये क्या रीज़न है? नहीं, वो ओपन हमने किया है और वो खुद से भरना है, सभी ने भरना है। बहुत सरल सी एप्लीकेशन है, वो बहुत ज़्यादा कुछ उसमें दिक्कत भी नहीं है और वो भरेंगे भी सभी। नहीं, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे लोग इस योजना का, महिलाएं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि पैसे उनके खाते में आए, तो ये चीज़ आपको परेशान कर रही है क्या? जो 17 लाख महिलाओं को पैसे लेने चाहिए थे, तो सिर्फ 5,22,000 के आसपास ही क्यों? वो तो आंकड़ा आज शाम को आएगा, पूरा आएगा, अभी तो अनुमान है। लेकिन हमें लगता है कि जो आंकड़ा आपने बताया उतनी हमारे हरियाणा की जो महिलाएं हैं उसकी पात्र मिलेंगी और वो उनको मिलेगा। अच्छा, और सीधा सा है कि ये पहले फेज का है। उस पहले फेज में हमें पता चल जाएगा 1 लाख इनकम तक की जो हमारी बहनें हैं उनको ये मिलेगा। उसके बाद जब दूसरा फेज आएगा 1,80,000 तक की बहनों को आएगा और जब तीसरा फेज आएगा तो 3 लाख तक की बहनों को आएगा। और हमने अपने संकल्प पत्र में भी यही बात कही थी कि पात्र महिलाओं को हम 2100 रुपये देने का काम करेंगे। संकल्प पत्र में आपने ये लिखा था कि हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपये महीने दिए जाएंगे। हमने उसमें पात्र शब्द भी जोड़ा था। मैंने तो पढ़ा नहीं पात्र नहीं, शब्द। वो तो हमारा मेल पे भी है और वो आज भी है। लेकिन और हम 2 स्कीमें ऐसी थी, एक तो बच्चियों के लिए थी, उसमें भी जो स्कूटी की बात थी वो भी पात्र की थी। 2 जगह
वही था कि जो उसकी पात्र है उनको मिलेगा। तो और पात्र वही होगा जो पात्रता तय तय करेंगे। करेंगे। और कोई ना कोई चीज़ देनी है तो तय तो करना पड़ेगा। इस देश में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सर्विस में हैं। अब जो सर्विस में नौकरी में है तो सभी को कैसे दे देंगे? जो नौकरी में है उसको देने का तो कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल। जो इनकम टैक्स देने का काम करते हैं, जो खुद से साधन संपन्न है, उनको दे। सरकार की योजना गरीब के लिए और कमजोर के लिए, सरकार यही काम करती है। और हमारी सरकार गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने की योजना हमारी सरकार की है, और वो हम काम कर रहे हैं। इसको लेकर एक और चिंता है जो हमें भी हमारे चैनल में लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, और ये कहते हैं कि एक डर भी है महिलाओं के जहन में कि अगर हम 2100 रुपये महीना ले लेंगे तो जो हमारी एनुअल इनकम है फैमिली की, सालाना आय जो पूरे परिवार की है, वो बढ़ जाएगी, और अगर वो बढ़ गई तो फिर हमें राशन नहीं मिलेगा। ये अब ये प्रतिभा जी, जो हमारी 60 वर्ष से ऊपर की बहनें हैं या जो विधवा बहनें हैं, उनको 3500 रुपये जो देने की, हमारे 3200 रुपये देने की जो है, तो वो जो 3200 रुपये मिलते हैं उससे तो कम है 2100 रुपये। 3200 रुपये उनको मिलते हैं तब भी राशन मिलता है। 2100 रुपये में कैसे कट जाएगा? नहीं कटेगा। 2100 रुपये में तो उससे कम है ना। जिनको 3200 रुपये मिल रहे हैं उसमें तो राशन उनको मिल रहा है, और 2100 मिलेंगे तो राशन कट तो जाएगा। हरियाणा न्यूज पे प्रदेश अध्यक्ष साहब मोहन बड़ौली जी कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन भर दो, बिल्कुल पैसे 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये नहीं है कि फैमिली इनकम बढ़ गई तो फिर राशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब ये तो जो विपक्ष वाले हैं वो अगर ये बात चला रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हरियाणा की बहनों से निवेदन करूंगा कि वो अपना फार्म अप्लाई करें। 1 लाख तक की इनकम जिन बहनों की है, और वो परिवार में चाहे एक है चाहे दो हैं, बहुत सारे परिवार में ऐसे हैं, बेटियां हैं 21 वर्ष की आयु होगी है, बगैर शादीशुदा है, कोई 23 वर्ष की भी होगी है, कोई 25 की भी होगी है, वो भर सकती है, उसको मिलेगा। लेकिन उसकी इनकम 1 लाख रुपये, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। भरना चाहिए, सब भरना चाहिए, भरना चाहिए। भरना। तो विपक्ष बार बार ये भी कहता है कि भाई वादा आपने किया था सब महिलाओं को देंगे, आप दे नहीं रहे। हम तो चाहते हैं कि हरियाणा की हर महिला को 2100 विपक्ष तो हर बात, उस विपक्ष को क्या कहेंगे आप? विपक्ष तो झूठ बोलता है, हमने कही नहीं है जो बात। विपक्ष अपनी बात को हमारे मुंह में डालना चाहे, हम तो नहीं उसको अपने मुंह में डलवाएंगे। विपक्ष तो झूठ बात को परोसने का काम करता है। कॉपी है आपके पास मैनिफेस्टो की? बिल्कुल, मैं आपको दे दूंगा जिसमें पात्र लिखा हो, क्योंकि मैंने भी देखा था, मैं आपको दिखाती हूँ, आप मुझे बताइए कि सही है कि गलत है। क्योंकि उसमें लिखा था कि हरियाणा की हर महिला को आप लोग 2100 रुपये। अब वो चीज़ें सारी नेट पे है, हमारा संकल्प पत्र है, हमने जारी किया है, प्रेस में किया है, सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। और एक बेटियों के लिए हमने जो है स्कूटी का जो वायदा किया था, वो भी उसमें ही पात्र शब्द जोड़ा था। पात्र, लेकिन उसमें देखिए ये निकल के आ गया आपका संकल्प पत्र, इसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने कहा चलिए अब प्रदेश अध्यक्ष साहब बैठे हैं तो उनसे ही पूछ लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं या फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ है वो लोगों को दिखी नहीं है? ये तो एक चर्चा का विषय है। क्या विपक्ष ये मानता है कि जो अच्छे से कमाते हैं, जो सर्विस में है, उनको देना चाहिए? नहीं, मतलब वो तो कह रहे हैं कि आपने वादा फिर इस तरीके से किया था। अगर वायदा हमने बताया ना, हमने कहा था कि जो पॉलिसी बनाई है हमने, बगैर पॉलिसी बनाए कैसे कोई चीज दे सकते हैं? पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। नियम सर्विस देते हैं, सर्विस का भी रूल लिखा जाता है, सर्विस रूल की बुक बनती है। मतलब पॉइंट के नीचे कहीं पीछे छुपा के अपने लिखा था कि ये 2100 सबको नहीं मिलेंगे, 2100 सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल लोगों को ही मिलेंगे, जो क्राइटेरिया सेट जो क्राइटेरिया। एक क्राइम को लेके बहुत बवाल मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, और कह रहे हैं कि क्राइम संभालना बीजेपी के बस की बात नहीं है। आपको लग रहा है कि वाकई में ऐसा है? आज देश में 21 प्रांतों में हमारी सरकार है। आपको लगता है कि देश में क्राइम बढ़ा है? हरियाणा, अमन और शांति की पहचान हरियाणा की है, और हरियाणा में कोई व्यापार करने ना आ रहा हो। आज हरियाणा में व्यापारियों की संख्या बढ़ रही है, काम करने वाले की संख्या बढ़ रही है। आज किसी भी प्रकार का कहीं किसी को आने जाने में डर नहीं है। हमारी बहन बेटियां रात के समय भी सड़कों पे टहलती हुई नजर आएंगी। आज अगर क्राइम बढ़ेगा तो सबसे पहले घरों में दहशत बनती है। आज सभी अपना काम फ्री माइंड से कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी वारदातें होती हैं
क्राइम कई प्रकार के हैं, बहुत सारे क्राइम तो डिजिटल क्राइम भी आज डिजिटल भी है सबसे ज्यादा, लेकिन आजकल तो गैंग वॉर और ये जो गैंग्स बहुत एक्टिव हो गए हैं, ये तो बहुत तांडव मचा रहे हैं। जिस प्रकार के गैंग है बाहर बैठा है, अब कई दफे तो हमें जानकारी में आया कि इंडिया में बैठा हुआ आदमी फोन करता है, फोन उसका विदेश का आएगा, ऐसी भी तकनीक है, VPN का इस्तेमाल करके ऐसी भी कोई तकनीक हमें सुनने में आता है। और कई तरह की ऐसी ऐप चल गई हैं कि उसमें बहुत सारा उटपटांग होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा तो हर आदमी की जिम्मेवारी है कैसे उससे बचा जाए। लेकिन गैंग वॉर और बार बार ये जो गैंग्स एक्टिव होके गोलियां चला रहे हैं खुलेआम, दहशत फैला रहे हैं, जितनी भी शराब ठेकेदार जितने हैं, शराब कारोबारी जितने हैं, वो ठेके नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा फिरौती और ये सब चीज़ें मांग रहे थे। वो एक इस प्रकार का हुआ था। और जैसे ही वो ठेके की बोलिया था, उस समय यमुनानगर में सबको पता है इनकाउंटर हुआ था, पकड़े गए थे, उसके बाद ठेकों की बोली हुई है। वो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार होते हैं उनकी आपस की भी होती है, बहुत सारे इस प्रकार के लोग होते हैं। और वो मैंने जो बताया ना टेलीफोन के माध्यम से कुछ नेताओं को भी धमकियां मिली और गैंग इस प्रकार का दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कोई भी गैंगस्टर हरियाणा में लोगों में दहशत नहीं फैला सकता, वो कुछ समय के लिए परेशान कर सकते तो हैं। क्राइम की सिचुएशन को लेके आपने नए DGP बने उनसे या उनसे पहले बात की कि भाई क्राइम को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन में आपको ये चीजें लोग बोलते थे क्या जब ग्राउंड पे जाते थे, तो इस चीज को लेके लोग सवाल लोग बोलते हैं क्राइम जब भी कहीं घटता है तो लोग बोलते ही हैं। लेकिन जब उसको पकड़ लेते हैं, उनको सलाखों के पीछे डाल देते हैं, तो लोग समझते हैं ना अभी क्राइम करने वाले को तुरंत पकड़ने का भी काम होता है। अब हरियाणा प्रदेश में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं उनको तुरंत एक्शन होता है और पकड़े भी जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हरियाणा में पंजाब में कितना बड़ा आतंकवाद देखा है, आज उस प्रकार का आतंकवाद खत्म नहीं हुआ क्या? वो भी तो पुलिस प्रशासन नहीं किया था। प्रशासन अपना काम करता है। तो आप कह रहे हैं आपकी सरकार ने क्राइम भले ही हो लेकिन उसको रोकने के लिए का काम किया है और अच्छा काम किया है, और क्राइम ना बढ़े इसके लिए हमारी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एक और सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत को लेके, जिसको लेकर गरीब लोगों को कम से कम ये राहत होती है कि भाई वो अपने इलाज को करा सकते हैं। पर हमने देखा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे बार बार इलाज बंद कर देंगे, इलाज अब होगा नहीं, ये डेडलाइन वो डेडलाइन, सरकार पैसे नहीं दे रही है, हमारे पैसे क्लियर नहीं होंगे तो इलाज नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें जो थी, ये सरकार की इमेज और तमाम इस तरीके की योजनाओं को लेकर गलत नहीं, मतलब लोगों में परसेप्शन। आयुष्मान कार्ड का जो केंद्र की तरफ से जिस प्रकार से बन के आए, और फिर उसके बाद हरियाणा प्रदेश ने तो उससे आगे बढ़ के चिरायु कार्ड भी बनाने का काम किया, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को सहायता मिल सके, इस प्रकार की हमारी स्कीम है और हमारी सरकार की सोच भी है। और उसी पर काम करते हुए हमने जहाँ आयुष्मान कार्ड था चिरायु कार्ड भी देने का काम किया। और उसके बाद जिस प्रकार के कोई हॉस्पिटलों वालों की रहती है, क्योंकि वो पहले इलाज करते हैं, उसके बाद उनका बिल बनता है, फिर वो सरकार पे करती है। वही तो लोग कह रहे हैं कार्ड तो मिल गए, लेकिन कार्ड में इलाज कैसे कराए, हॉस्पिटल को पैसा नहीं मिल रहा है। किसी भी गरीब आदमी को किसी हॉस्पिटल वाले ने मना किया हो, वो लेके आओ। कभी भी किसी के पास आयुष्मान कार्ड है, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं हम इलाज नहीं करेंगे अब। नहीं, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं ना, लेकिन बंद तो किसी ने नहीं किया। अगर उनकी 10 दिन लेट होगी, पेमेंट लेट होगी, बोलेंगे, बोलना उनका काम है, बोलना भी चाहिए। किसी की पेमेंट रुकेगी तो बोलना चाहिए। और 2 मीटिंगों में मैं भी रहा हूँ, CM साहब के साथ CM हाउस में बैठ के हुई है। हमारी प्रदेश की महामंत्री है, डॉक्टर है वो, एक बार तो वो डॉक्टरों के मीटिंग में उनको भी बैठाया था हमने, भाई ये थोड़ा विषय को समझ लेंगे किस प्रकार, क्योंकि किसी भी प्रकार का सुधार, कोई भी योजना है उसमें कोई सुधार करना बगैर डिस्कस के थोड़ा ही हो सकता है। कोई बगैर बातचीत करे कोई भी फरमान जारी कर दे, बिल्कुल बैठ के बातचीत हुई है। और हमने योजना बनाई है कि जितने भी हमारे जिला हेडक्वार्टर पे हॉस्पिटल हैं उनको हम ऐसा सभी सुविधाओं से युक्त कर देंगे जो एक अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में रहेंगी, और बहुत सारी बीमारियों का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। तो इस दिशा में आप लोग काम बेहतर पूरा काम कर रहे हैं। क्राइम को रोकना, करप्शन को रोकना सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है। किसी भी प्रकार का किसी योजना में करप्शन है उसमें सुधार होना चाहिए।
किसी भी प्रकार का कोई क्राइम हो रहा है उस पर तुरंत कंट्रोल होना, ये दो जिम्मेवारी सरकार की बड़ी है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रग्स को लेकर भी हालांकि आप लोग तमाम तरीके की कोशिशें कर रहे हैं, साइक्लोथॉन, मैराथन और तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, उसमें कितनी कामयाबी आपको लगता है कि आप लोगों को मिली है? सभी सरकारों ने, मैं ये नहीं कहता कि हमारी सरकार ने, पहले की भी सरकारें ने बहुत सारे आयोजन किए हैं, नशा मुक्ति के बहुत सारे अभियान चलाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे से लोगों को जागरूक करने के लिए, ये जितने भी इवेंट है ये लोगों को संदेश देने के लिए, जो अपने 8वीं क्लास से ऊपर के बच्चे हैं उनको भी उसमें हम शामिल कर लेते हैं, थोड़े वो जानकार हैं, समझ में आ सकता है। और बहुत सारी कॉलेज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी शामिल करते हैं ताकि पता चले। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी इस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में साइक्लोथॉन यात्रा की थी, नशा मुक्त अभियान चलाया था। उसी प्रकार से नायब सिंह सैनी जी प्रत्येक जिले में, मैं खुद गया हूँ, जिस दिन लास्ट का प्रोग्राम सिरसा में हुआ मैं भी था, तो हम भी गए हैं और हम भी समय समय पर चलाते। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का अवसर आया, अब भी हमने नशे से बचने का संदेश दिया है। ये तो एक देते रहना चाहिए, जब भी कोई आयोजन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी उत्सव हो तो लोगों को उसके लिए जगाना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेवारी है, समाज की भी जिम्मेवारी। समाज जब तक अगुवाई नहीं करेगा और सरकार की बहुत सारी योजना बगैर समाज की भागीदारी के पूरा नहीं हो पाती है, इसलिए समाज को जगाना जरूरी है, समाज की सहभागिता जरूरी है। तो आप लोग जगा पा रहे हैं समाज जगा पा रहे हैं, अच्छे से जगा पा रहे हैं। अब समाज को तो आप लोग जगा रहे हैं, लेकिन आम लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष साहब से जब आप मिलें तो उनसे पूछें कि अपनी सरकार को जब देख रहे हैं कि 1 साल का कार्यकाल अभी कंप्लीट किया है, क्या उपलब्धि रही और कहाँ पर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से काम होना चाहिए? हमारी सरकार की जो उपलब्धि है वो यही है कि 1 साल के अंदर हमने अपने जनता से किए हुए 46 वादों को पूरा करने का काम किया है, और 2 वायदे आज छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन लगा के आज 2 वायदे आज से पूरे होने जा रहे हैं, आज से उनकी शुरुआत हो रही है, और 48 वायदे आज की डेट में वो पूरे हो जाएंगे। और लगभग ये 2 महीने बचे हैं 2025 के, इसमें मुझे लगता है इतने ही वायदे और पूरे कर देंगे हम। अच्छा, 2 महीने में आप और हाँ, वो बहुत मतलब फाइनल स्टेज पे हैं। और फिर आने वाले समय में अगले वर्ष में हम तकरीबन अपना जो संकल्प पत्र के वायदे उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। और टॉप 3 की अगर बात करें कि 3 काम ऐसे जो आपको लगता है कि भाई मास्टर स्ट्रोक रहा है हमारी सरकार के लिए, ये 3 काम कर दिए, ग्राउंड पे बड़ा अच्छा इमेज सरकार की इसको लेके बनी है। जो हमारी सरकार का जो काम है, किसानों के लिए सबसे बड़ा काम हमने ये किया है कि किसानों की जो फसलें हैं वो MSP खरीदने की गारंटी हमने दी थी, उसको पूरी तरह से लागू किया। बेरोजगार युवाओं के लिए हमने रोजगार देने की जो योजना बनाई थी उसको बगैर पर्ची खर्ची के, पारदर्शिता के आधार पर, मेरिट के आधार पर पूरा एक मैसेज। आज पूरे दुनिया में हरियाणा का नाम लेते हैं कि हरियाणा ऐसा प्रांत है जहाँ बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार मिलने का। और हमने जो मेडिकल सुविधा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 70 वर्ष की आयु के बाद किसी भी आदमी को, चाहे वो कितनी भी, उसमें हमने खुला छूट दिया था, कोई स्लैब नहीं है, कोई स्लैब नहीं है, टर्म्स एंड 70 वर्ष से ऊपर की आयु के प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बने, उसको उसका लाभ मिलेगा, हमने दिया है। हमने मालिकाना हक जो हमने वायदे किए थे जनता से, बेरोजगारों को मकान देने की बात करी थी, वो देने का काम किया है। हमने स्वास्थ्य में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, और प्रत्येक जिला में हमने अच्छे हॉस्पिटल बनाने का जो काम किया है, हमने हर वर्ग के लिए काम किया है। और आज जो योजना है लाडो लक्ष्मी योजना, यही बहुत बड़ी योजना है, इसको भी हमने पूरा किया। आप कह रहे हैं हॉस्पिटल बनाने का भी काम किया और उसको लेके अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स ड्यूटी से नदारद रहते हैं। अभी आपने 68 डॉक्टर्स को हटाया भी है जो 2017 से गायब चल रहे थे, ड्यूटी पे आ ही नहीं रहे थे। अब सुधार करेंगे, सुधार करेंगे तो हटाने भी पड़ेंगे। आपने कहा है कि वो इतने दिन से एब्सेंट थे, या क्या था, कारण था, यही कारण दिया गया है उनको हटाने का कि 2017 से ड्यूटी पे आ ही नहीं रहे थे, 68 डॉक्टर्स को निकाला गया। जो काम पे नहीं आएगा उसको हटाना भी चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन इतना समय लग गया, लोग कह रहे हैं 2017 से गायब है, तो भाई 2025 कर दिया आपने एक्शन लेने में। अच्छा किया है, एक्शन तो हुआ,
पहले तो ऐसी सरकारें थी, एक्शन ही नहीं लेती थी, रिटायर हो जाता था आदमी, ढूंढते ही नहीं थे। हमारी सरकार जागती तो है, जागू रखती है सबको। लेकिन आगे लगता है कि और कड़क ढंग से एक्शन होना चाहिए ऐसे डॉक्टर्स पर भी, जो सैलरी ले रहे हैं सरकार से, क्लिनिक चला रहे हैं प्राइवेट और काम कर रहे हैं सारा प्राइवेट और हैं पेरोल पे सरकार नहीं, की। इस प्रकार का जो भी करेगा उस पर एक्शन होगा, 100% होगा, उसमें कोई ढिलाई भी नहीं होगी, कोई छूट भी नहीं होगी। एक अफसरशाही का बड़ा आपने सुना होगा, हम भी सुन रहे हैं, अफसर सुनते ही नहीं है, बिल्कुल भी मानते नहीं है कि भाई कह रहे हैं कुछ बीजेपी वाले नेता तो कर दो, ऐसा है। अब दो पक्ष होते हैं बहन जी, दो पक्ष होते हैं। अधिकारी ने एक पक्ष की बात करते तो दूसरा पक्ष कहेगा मेरी सुनाई नहीं हुई है। वो तो हर चीज की बात है ना। अधिकारी ने गया, बात ना सुनी, उसको कहते बात सुनी नहीं। दोनों पक्षों की बात करके वो निर्णय कर दे तो वो एक पक्ष तो कहता है मेरी सुनाई नहीं हुई, फिर वो दूसरी एजेंसी के पास कंप्लेंट करता है। और बहुत सारी सरकारों में बहुत सारे ऐसे ही काम है। कोर्ट में मुकदमा चलता है, एक पक्ष में छोटी कोर्ट फैसला कर देती है, दूसरी कोर्ट में चला जाता है, वो कहता है मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। अब ये तो एक रूटीन की प्रक्रिया है, लेकिन नहीं, आपको लगता है गरीब आदमी अफसरशाही की, हावी है कमजोर प्रदेश? आदमी की अगर अफसर सुने ना, बात को ना सुने, सम्मान ना करे, उसको मैं मानता हूँ वो ढिलाई है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में तो सभी अधिकारी अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से बैठते हैं, हमारे समाधान शिविर लगते हैं। हमारे जो कष्ट निवारण समिति के सदस्य बने हुए हैं वो भी उसमें बैठते हैं, देखते हैं। जनता रोज जाती है। और जब 6-7 महीने पहले बहुत सारी कंप्लेंट आती थी, आज अब सप्ताह में 3 दिन समाधान शिविर लगता है, लेकिन लोगों की शिकायतें कम हुई है, इसलिए संख्या घटी है। लोगों की सुनाई हुई है, उनके काम हुए, तभी तो संख्या घटी तो है। अफसरशाही हावी है प्रदेश में, ये भी झूठ है सरासर। बिल्कुल, अफसरशाही कोई हावी नहीं है, वो तो सरकार की योजनाओं से अफसर काम तो आपके कार्यकर्ताओं के, आपके नेताओं के काम वाम हो रहे हैं बढ़िया कि नहीं? नहीं, जनता के काम होने चाहिए, कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने चाहिए। कार्यकर्ता तो सेवक के रूप में काम करे। हमारा मूल मंत्र है, सेवा ही संगठन है हमारा। हमने जनता के लिए काम करना है। ये सरकार हमारे लिए नहीं है, ये जनता के लिए सरकार है। जनता को लगना चाहिए। जनता आज बोल रही है सरकार में। इस सरकार में भ्रष्टाचार की कोई जगह बिल्कुल भी नहीं है। जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम करती है। और किसी भी प्रकार का, हमारी सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीजेपी के किसी मंत्री पे, किसी नेता पे, विधायक पे, सांसद पे या किसी कार्यकर्ता पे कोई करप्शन का आरोप लगाओ। दूसरी पार्टियों की सरकार होती थी, रोज लूटने का काम करते थे, रोज आरोप लगते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवाई संगठन के मूल मंत्र पर चलते हुए काम करता है, वो चाहे सरकार में हो चाहे संगठन में हो। करप्शन से दूर राम रहता है। कुमार गौतम आप ही की पार्टी के विधायक हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, अफसर सुनते नहीं है। तो कहीं उसको दिखाई दिया होगा तो उसने सच बोल दिया होगा, कोई दिखाई दिया तो वो पकड़ा भी जाएगा। राम कुमार गौतम जी विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनको कहीं दिखाई दिया होगा तो उन्होंने बोल दिया है, बोल दिया है तो उस पर एक्शन भी होगा। जिसने भी कोई उनको पता चला है वो जरूर एक्शन होगा। लोग कह रहे हैं अगर विधायक ही बोल रहे हैं, बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, अगर उन्होंने बोला है, उन्होंने कहीं दिखाई दिया है तो वो बताएंगे ना कहाँ दिखाई दिया है। तो आपको लग रहा है किसी मामले में कहीं कुछ कहीं होगा? कोई दिखाई दिया होगा, कोई जानकारी आई होगी। अब इतना बड़ा सरकारी तंत्र है, अगर किसी एक क्लर्क ने कर दिया होगा तो उस एक क्लर्क के पीछे सभी को थोड़ा ही दोषी ठहरा देंगे, उसको पकड़ा जाएगा। हवा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, सोनीपत में बैठे हैं, यहाँ भी प्रदूषण चरम पर है। और सबसे ज़्यादा तो बहादुरगढ़ में हवा जहरीली है। अगर पूरे अक्टूबर महीने को देख रहे हैं तो सिर्फ 3-4 दिन ही ऐसा था जहाँ पे साफ हवा थी, सांस लेने लायक। प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम सरकार हम उठा जब रही भी है? देखते हैं ये महीना ऐसा आता है और इस महीने में ही ये पोल्यूशन का बहुत पूरा मीडिया में भी रहता है, अखबारों में भी रहता है। लेकिन पराली इस बार तो बिल्कुल भी हरियाणा में बहुत ही कंट्रोल हो गई सिचुएशन। इतना कंट्रोल हुआ है, किसान जागरूक हो चुके हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमने किसानों को 1200 रुपये पराली ना जले उसके नाम के देते हैं। फिर पराली जो है कम से कम 5,000 से 7,000 रुपये, 8,000 रुपये तक भी बिकती है पराली। किसान की पराली बिकनी शुरू होगी। और जो इंडियन ऑयल ने जो प्लांट लगाया है पानीपत में, वो पराली खेत से उठा के लेके जाते हैं, काट के लेके जाते हैं। और बहुत अच्छी सरकार ने जो सुविधाएं बनाई हैं उसका ये लाभ है, उसका ये परिणाम। लेकिन
सांस तो अभी भी लोग अच्छी से नहीं नहीं, ले वो पा रहे ना, अच्छा हेल्दी एयर तो नहीं मिल पा रही अब है उनको इतना सांस के लिए। इतना ट्रैफिक है, इतना इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा है, और हमारी सरकार तो अब गाड़ियां भी जो बैटरी से चलने वाली आएंगी, हाइड्रोजन की आएंगी, और सड़कों से जब धूल गायब हो जाएगी उससे भी कुछ होगा। बहुत सारे सुधार कर रही है हमारी सरकार, अच्छे से काम कर रही है, हर क्षेत्र में काम कर रही है। जहां भी लगता है कि यहाँ सुधार करने की गुंजाइश है वहीं सुधार करने का हम प्रयास करते हैं। प्रयास तो आप कर रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे कब तक दिखेगा? अब सबसे बड़ा तो अब तो ग्राउंड, अभी गडकरी जी आए थे यहाँ पानीपत में, और वो एक जो बड़े बड़े ट्राले होते हैं जो कैंटर टाइप होते हैं, उसमें सामान लोड होके वो बंदरगाह तक जाएगा, और वो सारे बैटरी से चलेंगे, और वो चार्जिंग पॉइंट भी बहुत जल्दी वो चार्ज हो जाती है, बैटरी इस किस्म की आई है। उन्होंने भाषण दिया था कि जो अभी हमारी सड़कें बनी है ये तो टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, तो हमारी सरकार अच्छा काम करेगी, और अच्छी अच्छी और सड़कें, ये जो सड़कें बनी हुई हैं इन सड़कों में भी अभी तो बहुत सुधार होना है। 3-3, 4-4 मंजिल के हाईवे बनेंगे। कभी किसी ने सोचा था द्वारका एक्सप्रेस वे पर जाएंगे 4 मंजिल का हाईवे नजर आएगा, कितना सुंदर लगता है। एशिया में गिने चुने रोडों में है। और अब ये नेशनल हाईवे 44 है, इस पर रैपिड रेल आएगी, मेट्रो आएगी, और ये इतना काम होगा यहाँ, तो यहाँ बहुत बड़ा बदलाव होगा। बड़ा बदलाव तो लोग इंतजार कर रहे थे होगा, 1 और साल अभी हुए हैं, मोदी जी आने वाले थे सोनीपत में, क्या हुआ? एकाएक कैंसिल हो गया प्रोग्राम। वो इस प्रकार का वातावरण यहाँ हो गया जिसके कारण से वो सारा चेंज हुआ है, वो सबको पता है। और मोदी जी बहुत जल्दी आएंगे हरियाणा में, दोबारा भी प्लान है आएंगे, 25 नवंबर के आसपास आने हाँ का। बिल्कुल प्लान है। तो उसकी तैयारियां पूरी कर ली तैयारी में हम लगे हैं। प्रधानमंत्री जी तो हरियाणा, प्रधानमंत्री जी के दिल्ली के करीब बसता है, वो ही आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत काम किया है उन्होंने, तो और बहुत सारे लोगों का बिल्कुल पर्सनल अटैचमेंट है, और वो पूरे देश के साथ है उनका, क्योंकि बहुत लंबा जीवन उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया है, और बहुत सारे समस्याओं से फेस टू फेस रहे हैं। और वही परिवर्तन है जो देश में परिवर्तन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया का कोई अच्छे देश में कोई काम हो रहा हो और वो भारत में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, वो भारत में ही हो। अब बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप अपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आपने पार्टी को मजबूती देने के लिए अगर रिपोर्ट कार्ड अपने कार्यकर्ताओं को देना हो, वो तो कार्यकर्ता ही बोलेंगे, मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं, कार्यकर्ता बोलेंगे। और वो तो कहते हैं ना, वो कई दफे कोई ऐसा संयोग हो जाता है, और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है, ये संयोग की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे मिली, और हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद दिया और राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, ये लोगों का मंत्र बन गया है। अभी तो 3 बार हुए हैं। कांग्रेस वाले भी ये कहने लग गए हैं कि भाई ऐसा ही हाल रहा कांग्रेस का तो चौथी बार भी बीजेपी आ जाएगी, तो तैयार है आप? 2047 तक तो उन्होंने सपने छोड़ देने चाहिए। अच्छा, 2047 तक तो देश में जब जब भी चुनाव होंगे बीजेपी ही चलेगी। ये ईवीएम की और सेटिंग, ईवीएम की सेटिंग है क्या? क्योंकि बार बार बोल रहे हैं ईवीएम की देखना सेटिंग। चाहते हैं लोग, इस भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं लोग, इस भारत की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और वो समाधान एकमात्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ईवीएम की सेटिंग है, वो कह रहे हैं भाई ईवीएम सेट कर दी इसीलिए ये चुनाव हार गए, वरना ये तो हम जीते ही पड़े थे। ये तो वो करते रहेंगे, वो ईवीएम में उलझे रहेंगे, लेकिन देश की जनता जो है वो ईवीएम का कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती रहेगी। तो आप 2047 तक अपनी सरकार बनाने के लिए, बनने के लिए आश्वस्त हो चुके हैं? लोगों ने मन बना लिया कि विकसित भारत देखना है तो बीजेपी की सरकार जरूरी है। 2024 के विधानसभा के चुनाव की बात करें तो हर कोई कांग्रेस की सरकार आने वाली है, कांग्रेस की सरकार ही आएगी, इस तरीके की धारणा जो बन गई थी। कांग्रेस में पूरा मंत्रिमंडल कैसे बांटना है, किसको कौन सा विभाग देना है, उन तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही थी। उस सब के बीच सरकार बनाना ये कितना चैलेंजिंग था, और आपने ऐसा कौन सा गुरु मंत्र दे दिया कार्यकर्ताओं को? क्योंकि ये सब सुन के तो वैसे ही मनोबल कम हो जाता है, भाई सरकार नहीं आने वाली है, हम हार जाएंगे, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। इस सब के बीच सरकार बन जाना मतलब इतिहास बनना हरियाणा में कि कोई सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है। अब वो झूठ का सपना लेते रहे, और झूठ का सपना तो सपना ही होता है।
वो कांग्रेस वालों ने झूठ का सपना देखा। उन्होंने प्रयास किया झूठ का सपना दिखाने का, लेकिन हरियाणा की जनता ने तो जो करना था उनको पता था। हरियाणा की जनता को विकास चाहिए, झूठे सपने नहीं चाहिए। और कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार का एक वातावरण बनाने का प्रयास किया। और उस प्रयास में अब अभी वो बिहार के चुनाव में भी, अब उसके बाद हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव हुए, वहाँ पूरा इसी प्रकार का किया कि महाराष्ट्र की जनता ने जो फिर आशीर्वाद दिया। दिल्ली का चुनाव हुआ तो दिल्ली में किस प्रकार से फिर इकट्ठे हुए। अब दिल्ली के बाद बिहार जाके इकट्ठे हो गए। तो चलते रहेंगे। और अभी बिहार की बारी है, उसके बाद बिहार तो आपने भी तमाम नेता भेज दिए हैं, कैबिनेट मंत्री तमाम लगे हुए हैं, पूर्व विधायक हर किसी की जिम्मेदारी बिहार में लगा रखी है। हमारा जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो संगठन के लिए काम करता है और देश के लिए काम करता है। सरकार बन जाएगी बिहार में, 100% सरकार बनेगी, कोई टेंशन नहीं है। पीछे से बड़े मैंडेट के साथ बनेगी, बड़े बहुमत के साथ बनेगी। जब बड़े बहुमत के साथ बनेगी, बिल्कुल विश्वास है पूरा। सीएम साहब भी कह रहे हैं मैं भी बिहारी हूँ। लोग कह रहे हैं भाई अब ये कहाँ से हो गया, सीएम साहब कैसे बिहारी कनेक्शन अपना बिठा रहे हैं। वो सीएम साहब का जो प्यार प्रेम और जो लोगों का लगाव, जो लोगों के जब बिहार में गए हैं किस प्रकार का जनसमूह उमड़ता है, किस प्रकार। मेरे पास रोज 5-7 फोन आ जाते हैं, मुख्यमंत्री जी को हमारी विधानसभा में भेज दो। अच्छा। मैं कल मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके आया, माँ जी मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा सूची बना लो, 2-3 दिन रुकेंगे वहाँ, अच्छा करेंगे पूरा काम, तो दोबारा जाएंगे सीएम साहब। जाएंगे। तो अब आप बताते हैं सीएम साहब को कि भाई ये रिक्वेस्ट आ रही है, आप जरा देख लीजिए और अगर हो सके तो चले जाइए काम करने के लिए वहाँ पर। नहीं वो तो पूरा है कि वहाँ जो चुनाव जिनकी ड्यूटी है, हम वो जो डिमांड आती है वो उनको बताते हैं भाई यहाँ से आ रही है, वो तो उस हिसाब से वो वही तय होता है। लेकिन फोन के द्वारा तो रोज संपर्क रहता है अपने इतने कार्यकर्ता के। आप लोग ये प्रचार करते रहे कि प्रदेश को पहला हंसमुख सीएम मिला, इतने हंसते हैं कि भाई सामने वाला वैसे ही खुश हो जाता है कि कितनी खुशी से सीएम साहब मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले और तमाम विरोधी आपके जेजेपी वाले जो बड़े करीबी थे आपके पिछले टेन्योर में, अब वो लोग कहते हैं कि भाई हंसते ही रहते हैं, हंसने के अलावा कोई काम ही नहीं है सीएम को। तो उनको भी हंसना सीख लेना चाहिए। उनको भी हंसना सीख लेना चाहिए। अगर उनको रोने की आदत अच्छी नहीं होती है ना। हम सत्ता आपके पास है, 3 बार से लगातार सरकार बनाने, तो वो तो बेचारे रोएंगे ही ना, क्या करेंगे। अब वही तो बात है ना, वो बेरोजगार हो गए हैं और वो बेरोजगारी में कुछ ना कुछ तो, जैसे बुखार में आदमी होता है ना, कुछ कुछ बड़बड़ाता है। अब उनको बुखार चढ़ चुका है और वो राजनीति का बुखार है, वो तो चुनाव में जीतेंगे तो उतरेगा, वैसे नहीं उतरेगा। राजनीति का बुखार तो 5 साल से नीचे उतरता नहीं है, वो 1-2 दिन में तो उतरेगा नहीं। लेकिन तमाम जो लोग हैं आपके इतने विरोधी तो बन ही गए क्योंकि आप किसी को मौका नहीं दे रहे सरकार बनाने का। दुष्यंत चौटाला पे आपको तरस नहीं आता है? तरस किस बात का आता है? आपने साथ में सरकार चलाई दुष्यंत, हमारे साथ रहे, लेकिन अब दुष्यंत को कहीं पे ग्राउंड पे जाने को नहीं मिल रहा है। कहीं भी जा रहे हैं लोग सवाल पूछ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं लोग भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं सारे जो आपने जितनी भी नेगेटिव चीजें थी ना दुष्यंत को दे दी कि दुष्यंत ने घोटाले किए, दुष्यंत ने भ्रष्टाचार किया। हमने तो कभी बयान नहीं दिया इस प्रकार का, कोई घोटाला किया, कोई भ्रष्टाचार किया। ग्राउंड पे तो सबने यही कहा था कि दुष्यंत चौटाला ही असली कल्प्रिट है। मैंने बहन जी अभी कहा ना, ये समाज शीशा है। अगर किसी ने भी अपनी बुराई को और अच्छाई को ढूंढना, समाज में जाए ना, समाज बताएगा। समाज जो है निसंकोच बोलता है, स्पष्ट बोलता है। जैसे शीशे में अपना चेहरा शीशा वही दिखाता है, उसी प्रकार से हमारा ये समाज भी शीशे का आईने का काम करता है और उसको सब पता होता है। कोई ये सोचे कि कोई गलत काम करोगे समाज को पता नहीं चलेगा, वो उसकी भूल है। समाज को सब कुछ दिखता है। तो मतलब बिल्कुल तरस नहीं आता आपको? नहीं, तरस तो क्या है, तरस तो जनता ने करना है। तरस जब जनता का ये लोकतंत्र की जो लड़ाई है, ये तो जनता के आशीर्वाद से है। हम जनता जनार्दन को भगवान मानते हैं, वो अपने आप को भगवान मानते हैं। भाई इतना ही अंतर है। हम जनता जनार्दन को ही परमात्मा के रूप में उनके दर्शन करते हैं। वो अपने मंच पर खड़े होकर अपने आप को भगवान प्रस्तुत करते हैं कि वो भगवान की छवि उनमें देखें। आपके तो भाषण भी ऐसे शुरू होते हैं ना, मेरी हरियाणा की देवतुल्य जनता, सीधा देवताओं से ही आप कंपैरिजन कर देते है। देवतुल्य जनता है हरियाणा की। उसमें कुछ कुछ लोग वैसे भी हैं, तो उनको हम ठीक करने में लगे हैं, ठीक कर देंगे। सबका इलाज भी बांध देंगे? इलाज नहीं बांध, उनको ठीक करने की जिम्मेवारी हमारी।
ठीक अच्छा, करेंगे। ठीक मतलब इलाज करेंगे तभी तो ठीक होंगे, बिना इलाज के कैसे ठीक हो पाएंगे? उनकी सोच बदलेंगे, उनका काम, उनके बीच में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, लगातार संपर्क करेंगे और लोगों को उस प्रकार की बात को लेके चलें जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जो सोच है, उसको लेके चलें। इसीलिए हम बार बार अपने प्रोग्राम करते हैं, बूथ पर प्रोग्राम करते हैं, हम पन्ना प्रमुख तय करते हैं, हम अपने बूथ पन्ने की टीम बनाते हैं। हमारे पन्ना प्रमुख के बाद तो वो कह रहे थे पन्ने फाड़ के फेंक देंगे। अब पन्ना उनके हाथ नहीं लगा, पन्ना उनके हाथ नहीं लगा। अब बताओ क्या करें। लोग अध्यक्ष के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहां पर भी इतना ज्यादा इनडिसिप्लिन देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को डिसिप्लिन का कोई पाठ पढ़ाना चाहेंगे आप, कि आपको लग रहा है नहीं ठीक है, कमजोर है तो कमजोर ही रहे? नहीं, उनको कोई नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो गुटबाजी लगता है कांग्रेस में है आपको? नहीं, वो जिस विचार का आदमी होता है वो उसी स्थान पे जाता है, और वो जिस विचार के, जिस सोच के लोग हैं वो इकट्ठे हैं, वो वहाँ पे इकट्ठे हैं। लेकिन जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा रहेगा? कहीं पे आपकी सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो विपक्ष का नेता मजबूत हो, सवाल पूछेगा कम से कम? नहीं, वो अच्छा है, हुड्डा साहब पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, उनका जवाब भी देते हैं। तो कहते हैं जीरो सरकार, जीरो परफॉर्मेंस, काम किया हो तो नंबर दूं, नेगेटिव मार्किंग है इस सरकार की। तो अच्छी बात है, उनको दिखता ही नहीं है कुछ। तो आपने काम किया है, आप अपनी सरकार के कार्यकाल को, नायब सिंह सैनी के पहले कार्यकाल को कितने, मतलब 1 साल के कार्यकाल में कितने नंबर दे रहे हैं? 100 के 100। 100 के 100। बिल्कुल, इतना बढ़िया काम करा आपको। बहुत अच्छा काम किया है, जनता की भावनाओं के अनुसार काम करना। ये कैबिनेट, ये लोकतंत्र में जिसने जनता की भावनाओं को समझ लिया, जनता की भावनाओं को सम्मान कर लिया, जनता की भावनाओं के अनुसार कायदे कानून बना दिए, वो सरकार ठीक है, और वो जनता के हिसाब से चलते हैं। जनता ने उनको चुना है, और अब जनता जिस प्रकार का काम चाहती है उसी प्रकार का। तो हरियाणा मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल के आसार भी हैं क्या अभी जल्दी? ये राजनीति में सरकार बनती है उसी दिन मंच से ही कहना शुरू कर देते हैं 6 महीने की है, 1 साल की है, 2 साल। ये ट्रेंड बन गया है, मैं इसको ट्रेंड मानता हूँ। बाकी ये अभी ऐसा कोई हलचल नहीं बिल्कुल किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, किसी प्रकार का। अब उसमें चलाते कोई कुछ भी रहता है, लेकिन है कुछ नहीं ग्राउंड पे। आप लोग अभी तो कोई शफल अच्छी का सरकार चांस काम कर रही है, बढ़िया सरकार काम कर रही है, सभी मंत्री, किसी मंत्री पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ तो जब वो अच्छे से काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं, सबसे अच्छा काम हो रहा है। मंत्री भी सारे बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन एक मंत्री हैं बड़े तकलीफ में रहते हैं आजकल, सीनियर मोस्ट हैं। अब आपकी हंसी बता रही है कि आपको मालूम चल गया है कि वो क्यों परेशान है विज साहब? नहीं, कोई परेशान नहीं है। वो बेचारे बोलते हैं, फिर आप लोग लेटर पकड़ा देते हैं, कारण बताओ नोटिस भेज देते हैं, फिर वो बेचारे शांत हो जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद उन्हें याद आता है, फिर उठ जाते हैं सवाल पूछने के लिए, कभी गाने गा के मस्ती में पूछते हैं। बहुत मस्त मंत्री हैं हमारे, बहुत सूझबूझ के मंत्री हैं, और बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव उनका है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे खुरापात करने वाले भी लोग होते हैं, वो कई दफे खुरापात करवा देते हैं। अच्छा, लोग करवाते हैं? आपका कोई मंत्री, कोई नेता खुद कुछ नहीं करता है? खुरापात कौन करवा रहे फिर उनसे? कोई आसपास वाले, कोई ना कोई आसपास में रहने वाला कई दफे कर देता है ना, जैसे तो वो कर देते हैं, लेकिन उनको सच्चाई का पता चलता है, वो ठीक हो जाता है, फिर शांत हो जाते हैं। फिर कोई झूठ दे देता है, फिर खड़े हो जाते हैं सवाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता ज्यादा। वो कभी कभी वो मुद्दों पर राजनीति करते हैं, ये विज साहब की खासियत है। वो जनता के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, अपने विधानसभा के लोगों की जरा सी बात को भी बहुत सीरियस ढंग से लेते हैं, क्योंकि बहुत चला है कि की बात को भी बहुत अच्छे ढंग से विज साहब जितने सवाल पूछ रहे हैं और कैबिनेट शफल होगा तो सबसे पहले छुट्टी अनिल विज साहब की ही होगी। नहीं, ये तो पता नहीं कौन चलाता है ये बातें, तो ऐसा तो कुछ बात है ही नहीं। ये तो मतलब पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। आपको लगता है चीफ मिनिस्टर को लेके जो पहले भी हालांकि जो लड़ाई देखने को मिली थी और दावेदारी देखने को मिली थी विज साहब की तरफ से, सही है? विज साहब को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कभी भी उन्होंने दावेदारी नहीं दिखाई। नहीं, ऐसी कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, जेजेपी से गठबंधन तोड़ा, नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बने, विज साहब उस कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे। जब नायब सिंह सैनी का नाम पता चला कि सीएम बना रहे हैं तो उठ के चले गए कि मुझे हिस्सा भी नहीं बनना है कैबिनेट का। तभी से ये तमाम चीजें उठी थी। नहीं, वो तो उस समय उनको ये लग रहा था थोड़े दिन की सरकार है,
है ना। जब नई सरकार बनेगी तो फिर जिम्मेवारी से कोई मना थोड़ा किया उन्होंने, उसमें थोड़ा समय बचा था। टू द पॉइंट जवाब नहीं देने आप। नहीं नहीं सबको रियलिटी इसका जवाब ये पता है। प्रतिभा बहन जी, ये बिल्कुल रियलिटी है। उनको पता था कि अब समय कितना बचा, 56 दिन का समय था, 56 दिन ही तो काम करने का मौका मिला था, बस इतना ही मिला था। और वो इतने लंबे समय से मंत्री थे, 14 से ही मंत्री थे। लेकिन आपको लगता है कि जो सीएम बनने का सपना, हालांकि हर नेता का होता है जो राजनीति में आता है, विद साहब अगर ये सपना देख रहे हैं कि वो सीएम बने, तो पूरा होगा कभी? नहीं, सपना देखना कोई बुराई थोड़ा ही है, लेकिन पूरा होगा ना होगा वो तो परमात्मा करेगा, संगठन तय करेगा। वो कोई एक आदमी तो कर नहीं सकता। वो तो उस समय क्या होगा, संगठन जो राष्ट्रीय नेतृत्व हो कब किसको क्या जिम्मेवारी देगा। ये बीजेपी की खासियत यही तो है। किसको पता था नायब सिंह सैनी एक ऐसे छोटे किसान के बेटे, एक सर्विसमैन के बेटे, मतलब इतने गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति, कितने बड़े सीनियर नेता थे पूर्ण लंबे समय से राजनीति करने वाले, लेकिन संगठन ने तय कर दिया। आज वो अच्छे मुख्यमंत्री, और एक के बाद एक अच्छी जिम्मेदारियां दी और प्रदेश अध्यक्ष बनाए, फिर मुख्यमंत्री बना दिया। आप भी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी लग रहा है आगे राजनीति में मुख्यमंत्री बनने का मौका आपको भी देगी पार्टी? इस बीजेपी पार्टी में तो जो हमारा बूथ का अध्यक्ष है, 20,629 बूथ हरियाणा प्रदेश में, कोई भी हमारा बूथ का अध्यक्ष भी बन सकता है। अच्छा, इतना ये तो खासियत है इस बीजेपी पार्टी। ये बीजेपी पार्टी में किसको क्या जिम्मेवारी दे दे, बीजेपी का संगठन है, हीरे को त्रासता रहता है, जहां उनको मिल जाता है उसको आगे सजा देते हैं। बीजेपी का यही खूबसूरती है। तो मतलब हर नेता को ये उम्मीद रखनी चाहिए, बिल्कुल, जो बीजेपी में है, कि कभी भी कहीं भी कोई भी एक बड़ा पद किसी भी प्रकार का मौका किसी को भी मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। तो प्रधानमंत्री मोदी से मिले आप कभी? दिल से दिल की बात की है उनसे? वो तो मन की बात सबसे करते हैं। नहीं, हम तो जब भी मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी में यही खासियत है। आप भी मिले होंगे, आपको भी लगा होगा मन की बात करते हैं। मैं मिली तो नहीं अभी, पर अभी तो हमने जब भी मिलते हैं, बहुत सारे पत्रकार मिलते हैं, आप किसी पत्रकार से पूछिए, प्रधानमंत्री जी बनावटी बात नहीं करते कभी रियलिटी में बात। आपको ऐसा क्या मंत्र दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि हरियाणा में ऐसे काम करना है? कोई मूल मंत्र जिसको लेके आपके दिल में वो बैठ गया और आपको लगे ना भाई मोदी जी ने ये बात कही है, इसकी प्रधानमंत्री जी का एक ही मूल मंत्र है, और वो जब संगठन में थे तब भी, वो राज्य सरकार में है तब भी, कि जो समाज का जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसकी चिंता करनी है। और वो पूछते भी हैं कि अंतिम व्यक्ति के लिए क्या सरकार काम कर रही है, क्या अच्छा काम कर रही है। वो कभी भी बड़ी योजनाओं पर चर्चा नहीं करते, छोटी से छोटी बात की चर्चा करते हैं। जैसे मन की बात में आपने देखा होगा कितनी बारीकी से बहुत सारी चीज़ों का लोगों को ही नहीं पता होता। बहुत सारी कोई चीज़ की चर्चा अगर सोनीपत की कर दी तो बहुत सारे सोनीपत वालों को ही नहीं पता होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पता होता है। छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी वो रखते हैं और उस पर वो काम भी करते हैं। मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के सीएम थे तब भी बिल्कुल नज़दीकी से आपने उनके साथ काम किया। आप केंद्र में मंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग और उनके साथ कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो, खट्टर साहब के पास गए हो और तुरंत उन्होंने हल कर दिया? ऐसे तो बहुत सारे हमारे जीवन कोई एक बहुत खास 94 में जब वो आए थे यहाँ, उस समय मैं राई मंडल का अध्यक्ष होता था और हमारे हर मंडल के अंदर आके बैठ के की थी संगठन मंत्री के तौर पर उस समय भी। और उस समय से काम करते करते अब सरकार भी आई है, और जब सरकार आई है तो बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे थे हमारे जैसे जो टिकट चाहते थे, नहीं मिला था, वो काम पे लगे रहे। 14 में नहीं मिला, 19 में हमारे मिल गया। और तो खट्टर साहब थे उस समय, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि चुनाव की तैयारी में लगे रहना चाहिए, कभी भी मुझे मत छोड़ो। और अब भी जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, उससे पहले भी हमारे को यही कहा था कि अपने चुनावी अपने फील्ड में रहो और लोगों के बीच में रहो और चुनाव की तैयारी करते रहो। और अब जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली तो 90 की 90 विधानसभाओं पे ये तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए तो आपने चुनाव भी नहीं लड़ा, आपने कहा नहीं मैं अब चुनाव संभालूंगा पूरे प्रदेश का। पूरे प्रदेश का चुनाव संभाला, उसका फायदा भी रहा, हमारी तीसरी बार सरकार आ गई। तो इसीलिए दावेदारी आपकी सबसे ज्यादा बननी चाहिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए। दावेदारी तो कभी करते नहीं, काम करके दावेदारी करना ये हमारी पार्टी में नहीं है। नहीं है कि काम करो बस हो काम गया, करो उसकी, और भूल जाओ, बस और भूल जाओ काम करके। बिल्कुल, वो संगठन अपने आप देखता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी अभी तक पेंडिंग है।
कब तक उस पर फैसला होगा? क्योंकि कह रहे हैं उस पर होगा, फिर बिहार के चुनाव के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद हरियाणा पे फैसला होगा। बड़ौली साहब को ग्रीन फ्लैग मिलता है या रेड फ्लैग मिलता है? जो भी मिलेगा मिलेगा तो फ्लैग ही मिलेगा। तो फिर आगे सोच रहे हैं कि राज्यसभा या कोई और सपना, या फिर कोई कुछ नहीं, अगर नहीं भी देते तो कोई टेंशन नहीं है? टेंशन तो रखनी ही नहीं है, ये रखने हैं। टेंशन ना कभी रखिए ना रखनी है। लेकिन इतना पता है कि जो संगठन में काम करता है उसके लिए अच्छा होता है। लेकिन आपके विपक्ष वाले तो ऐसे है ना कि भाई इस पद से हटाए तो दूसरा पद मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ऐसी शर्तें? ना ना, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, किसी भी प्रकार का कभी नहीं हुआ। मेरे से पहले कितने प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, किसी का ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अच्छी जिम्मेदारियां आगे मिली ही हैं। हाँ, मिली है, सबको मिली है। तो आपको भी उम्मीद कोई है? भी प्रदेश अध्यक्ष कोई ऐसा नहीं है बगैर जिम्मेवारी करा, सबको मिली है। तो भी चुनाव लड़के विधायक बनना ज्यादा मौका मिलता है काम करने का, या बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप जब पूरे हरियाणा का काम सरकार से कहते हैं भाई ये होना चाहिए, उसमें ज्यादा मजा आता है? अलग अलग दोनों फील्ड है। विधायक एक विधानसभा का ज्यादा फोकस रखता है, प्रदेश अध्यक्ष एक संगठन को संभालना, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। इसमें बड़ा सम्मान है, विधायक बनना उससे छोटा सम्मान है, लेकिन किसी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनना बहुत बड़े सम्मान वो की भी बात। बीजेपी जैसी पार्टी का। हाँ, ये और आज हमारे पन्ना प्रमुख तक 2.5 लाख कार्यकर्ता है। उन कार्यकर्ताओं के बीच में काम करना, और फिर आज हमारी हरियाणा में तीसरी बार की सरकार है, ऐसे समय में प्रदेश अध्यक्ष बनना, ये बहुत बहुत बड़ा संयोग है। तो नायब सिंह सैनी के चेहरे से कितना बेनिफिट हुआ, और नायब सिंह सैनी से आप क्या मतलब क्या ऐसी चीज़ देखते हैं कि वो आपके तमाम नेताओं को अपने अंदर फॉलो करनी चाहिए ताकि वो राजनीति में आगे तरक्की कर पाएँ? ये फॉलो करना चाहिए जिस प्रकार से नायब सिंह को जिम्मेवारी मिली है, और जरा सा भी जो डाउन टू अर्थ जिसको हम बोलते हैं, जमीन पर रह के काम करते हैं। कोई आदमी ये कहे हवा में आ गया, हवा का तो मतलब ही नहीं होता, जमीन पर रह के काम करते हैं। और लोग चर्चा करते हैं, लोग ये चर्चा करते हैं कि आज हरियाणा का ऐसा मुख्यमंत्री है जो तुरंत जनता के बीच से अगर निकल रहा है, 10 आदमी कहीं खड़े हैं तो उनको ये पता तुम्हारे से मिलकर जाएगा। कभी ऐसा हुआ नहीं हरियाणा में। एक बार चौधरी देवलाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में ये चलता था, लेकिन वो उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे। उस समय वे एक सरकार बनाने के अभियान चला रहे थे, और वो गांव-गांव घूमते थे, खेतों में मिलते थे, किसी के ट्यूबवेल पे मिलते थे, किसी के गांव में चले जाते थे, बगैर बताए चले जाते थे। लेकिन ये नायब सैनी जी जो है, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो आदमी लोगों से गायब हो जाता है, वो लोगों के बीच ज्यादा घुसे हैं। जिम्मेवारी मिलने के बाद ज्यादा जिम्मेवारी के साथ लोगों के बीच में घुसे, ये बड़ी खासियत है। तो यही तमाम लोगों को भी सीखना चाहिए, नेताओं को भी सीखना चाहिए, और यही गुरु मंत्र दे रहे हैं आप? यही गुरु मंत्र है। अगर हिट होना है तो यही करना पड़ेगा। अब ये देखो ना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इतनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, दुनिया के अनेक देशों में जाके आते हैं, अगले दिन प्रोग्राम होते हैं, 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं, तो उनसे सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एकदम हिट है हरियाणा की सरकार बड़ौली साहब की नज़रों में 100%। और ऐसी सरकार प्रत्येक प्रांत में बने, ऐसी सरकार बने, ऐसे ही मुख्यमंत्री बने सभी, ये मेरा निवेदन। और विपक्ष भी ऐसा ही मिलेगा, जेजेपी, INLD, कांग्रेस के तमाम नेताओं जैसा? विपक्ष जिम्मेवारी समझ के काम करे। विपक्ष झूठ का गुब्बारा बना के हवा में उड़ाते रहें और जनता की नज़रों से गिर जाए, ऐसा भी विपक्ष नहीं चाहिए। हम भी विपक्ष में रहे, हम भी विपक्ष में कई प्रांतों में हैं, लेकिन एक जिम्मेवारी की भूमिका निभाने का काम विपक्ष ने करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बड़ौली साहब इस तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। आपका, आपके दर्शकों का भी, आप आज आए, सोनीपत में आए, बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और आपने अच्छी बातचीत की है, और अब टू द पॉइंट हुई है या नहीं ये तो लोग ही तय करेंगे। टू द पॉइंट तो जनता बता देगी आपको, है ना। और टू द पॉइंट, मेरा स्वभाव है टू द पॉइंट बात करने का, और मैंने टू द पॉइंट बात करी है। कोई जवाब आपका घुमा फिरा के देने का प्रयास भी नहीं किया। नहीं, ठीक है, लोग अब तय करेंगे टू द पॉइंट था या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। नमस्कार। नमस्कार। सभी को प्रणाम।
सरकार को पूरे नंबर दे रहे हैं बड़ौली साहब और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम नायब सिंह सैनी सरकार ने किया है हरियाणा में। बतौर प्रदेश अध्यक्ष अपने काम को कह रहे हैं, क्या बताऊं, प्रदेश के कार्यकर्ता ये जानते हैं और वो बता सकते हैं बेहतर तरीके से कि क्या काम हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे रहेंगे या पार्टी चेंज करेगी, उसके लिए भी बिल्कुल तैयार है। कह रहे हैं कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। वो ये नहीं कहता है कि भाई मैंने काम किया है तो मुझे उसके रिजल्ट में ये चाहिए। वो कहता है मैंने काम किया है, उस काम को करने के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट ये नहीं होता है कि मुझे कोई डेजिग्नेशन मिले, कोई पोजीशन मिले, उसके बाद ही मेरा राजनीतिक कद बढ़ेगा। बीजेपी का कार्यकर्ता सिर्फ काम करना जानता है और शायद बीजेपी की ट्रेनिंग का ये हिस्सा है, मुझे लगता है, क्योंकि तमाम बीजेपी वाले नेताओं से मिलोगे आप तो इसी तरीके के जवाब होंगे। दूसरे नेताओं से मिलेंगे तो हर कोई कहेगा कि मुझे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, वैसा मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, नायब सिंह सैनी, सरकार को पूरे नंबर दिए हैं। आप वाकई में मानते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरे नंबर लेने योग्य वो काम हुआ है, और या फिर नहीं हुआ है, कहाँ खामियां हैं, कहाँ पर उनको दुरुस्त करने की गुंजाइश है, और क्या कुछ चीज़ें प्रदेश में फ़िलहाल मिसिंग है। एक भ्रम भी जिसको लेकर था 2100 रुपये महीना महिलाओं को लाडू लक्ष्मी योजना के तहत जो महिलाएं नहीं भर रही थी, उसको दूर करने का काम भी किया है। अध्यक्ष साहब ने ये बताया कि फैमिली इनकम भले ही बढ़ जाए, लेकिन अगर आपको 2100 रुपये मिल रहे हैं, आप उसके लिए पात्र हैं, यानी कि एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए। आपके राशन कार्ड नहीं काटे जाएंगे, आपको राशन मिलता रहेगा, और किसी भी तरीके की किसी भ्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े काम किए हैं, भ्रष्टाचार को रोकने का काम हुआ है, और सरकार और संगठन मजबूती से हरियाणा के विकास के लिए तत्पर हैं और लगातार काम कर रहे हैं। अब आप बड़ौली साहब के इन तमाम जवाबों से कितने संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है टू द पॉइंट जवाब दिए हैं, या फिर कहीं पे घुमाने की कोशिश हुई है, वो आप पे छोड़ेंगे। फिलहाल टू द पॉइंट में मेरे साथ इतना ही। अगले एपिसोड में आपको फिर से मिलेंगे और किसी और नेता से बातचीत करेंगे और हरियाणा के यूं ही बेबाक सवाल पूछे जाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।